हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। और इसमें हम इकाई 8 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये कोई भी हार्ड नहीं, ये बहुत ही आसानी के साथ आप इजिली तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर थे हमने डिस्कस कर दिया, आपको प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए इस चैप्टर से आप सभी को क्या क्या जानकारी होगी। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होगी कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, ठीक है, पेक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है और पाई ग्राफ क्या होता है। इस तरीके से 4 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका अवर्गीकृत आंकड़ा हो जाएगा, पेक्टोग्राफ हो जाएगा, ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या बोला है कि आपने टीवी पर क्रिकेट मैच जरूर देखे होंगे और क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के नाम व स्कोर कार्ड भी अवश्य देखा होगा। आपने देखा भी होगा चार्ट के थ्रू, पाई ग्राफ के थ्रू, बहुत ही अच्छे से उसमें दिखाया जाता है। और गेंदबाजों द्वारा लिया गया विकेट, फेंके गए ओवर तथा बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया रन सभी स्कोर बोर्ड पर अंकित रहता है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में संख्याओं की सारणी के रूप में वस्तु और उसके मूल्य, रेल के आने जाने का समय तथा बस के आने जाने का समय आदि को भी देखा जा सकता है। और जो ये जिसे हम सारणी, इसे हम डाटा भी कह सकते हैं या डाटा उपलब्ध कराते हैं, ताकि बहुत ही आसानी के साथ एक बार में ही समझ में आ जाए कि कब कौन सा काम कितने समय पे कितना। तो इस तरीके से हम ये क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, सारणी कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक्सेल हो गया, उसमें भी डाटा जो है वो एकत्रित किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं वो क्या है, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़े तो नाम से ही पता चल रहा है अवर्गीकृत, ठीक है, यानी कोई इसमें वर्गीकृत व्यवस्थित ढंग से नहीं है, अव्यवस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम से ही आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, सूचना तंत्र के विविध माध्यमों, रेडियो, दूरदर्शन आदि से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। इन सूचनाओं का संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होता है और इन सूचनाओं में से जो तथ्य संख्यात्मक रूप से एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमने वही ऊपर ही डिस्कस किया, ठीक है, यानी इन सूचनाओं में से जो तथ्य संख्यात्मक रूप से एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। और विभिन्न स्थितियों में कुछ विशिष्ट सूचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र करना सीखा है और आंकड़ों का संग्रह, आलेखन और प्रस्तुतिकरण निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके कक्षा में 20 प्रशिक्षुओं के गणित विषय में 50 पूर्णांकों में प्राप्तांकों का ऋण, यानी कोई क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स है, प्रशिक्षु हैं, ठीक है। तो वो 50 पूर्णांक है, ठीक है, गणित सब्जेक्ट है, उसमें 50 पूर्णांक है और उसमें जो नंबर पाए किसी ने 37 पाया, किसी ने 30 पाया, किसी ने, आप देख सकते हो कि ये व्यवस्थित ढंग से नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, यहाँ 29 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, व्यवस्थित ढंग से तब तो रहता ना, यानी क्रमबद्ध तरीके से, यानी बिल्कुल शुरुआत से जो सबसे कम है, तो इस तरीके से होना चाहिए। यदि 17 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को उत्तीर्ण माना जाए तो इन प्राप्तांकों को देखकर क्या तुरंत यह बताया जा सकता है कि कितने प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए, कितने प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने प्रशिक्षुओं ने 25 अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो बिल्कुल बहुत जल्दी से हम इसका आंसर नहीं कर सकते, हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि अव्यवस्थित ढंग से है। तो यहाँ यही कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि मूल रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों को देखकर इनसे सीधे कोई निष्कर्ष आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रायः जिस मूल रूप में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे
अव्यवस्थित होते हैं और ऐसे आंकड़ों को अप्रशिकृत अथवा अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। यानी जो व्यवस्थित ढंग से नहीं होते हैं उन्हें हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब देखिए अगला है आपका कि आंकड़ों का चित्र रेखा या पिक्टोग्राफ। यानी किसी भी आंकड़ा या कोई भी डाटा दे दिया जाता है उसका आप चित्र रेखा यानी पिक्टोग्राफ किस तरीके से बना सकते हो। और आपके एग्जाम में जो ये आपका पिक्टोग्राफ है, ठीक है, आंकड़ा दे देता है और इसमें बोलता है कि पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि यहाँ कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रायः विभिन्न प्रकार के आंकड़े सुनने और पढ़ने में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो गई है और सभी के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इन सब के लिए एक सुविचारित योजना बनानी होगी और नीति निर्धारण के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? सामान्य रूप से आंकड़ों को आरेखीय निरूपण किया जाता है और इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्र रेखा या हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्जाम में आप सभी के प्रश्न आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्र रेखा या पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिएगा कि चित्र रेखा या पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं। तो जो भी डाटा होता है, जो भी आंकड़ा होता है, चित्र द्वारा प्रदर्शन और उसका प्रदर्शित करना ही आपका चित्र रेखा या पिक्टोग्राफ कहलाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, जैसे कि नीचे दी गई सारणी करीम की स्टील के अलमारी की दुकान में सप्ताह के 6 दिनों की बिक्री दर्शाती है। यानी इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसको बोला जाएगा कि आपको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो दिन, ठीक है, और बिक्री। तो दिन आपका यहाँ देख सकते हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यानी उसके जो बिक्री हुई है 7 दिनों में कितने अलमारी स्टील की बिक्री हुई है। इस तरीके से आप सभी को पिक्टोग्राफ यानी चित्र द्वारा आप सभी को प्रदर्शित करना है, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से। अब किस तरीके से हम करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो सोमवार को 3 बिक्री हुआ है, ठीक है, स्टील की अलमारी की। मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 2, शुक्रवार को 7, शनिवार को 5। अब तो ये हमें मालूम चल गया कि इतना उनका बिक्री हुआ है। तो हम किस तरीके से चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। तो फ्रेंड्स अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उपयुक्त आंकड़ों के पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ एक अलमारी है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, बट यहाँ अलमारी की बात कही गई है। तो आप एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से आप बना सकते हो कि हम इसको एक अलमारी मान लेते हैं। यानी आपका ये जो है वो क्या है, एक अलमारी है। या फिर देखिए फ्रेंड्स अगर ज्यादा संख्या रहती है, मान लीजिए यहाँ 10 रहता है, ठीक है, यहाँ 10 रहता है, तो हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका पूरा है, ये एक है, ये 10 के बराबर है। तो अगर ज्यादा संख्या रहेगा तो फिर हम लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो 7 तक की है, तो हम एक अलमारी को एक ही, मतलब इस तरीके को हम एक मानते हैं। यानी ये 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि सोमवार को उसने 3, ठीक है, मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 2, शुक्रवार को कितना बेचा 7 और शनिवार को 5। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही आसानी के साथ आप चित्र यानी पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और मतलब आसानी के साथ इसको बताया जा सकता है कि सोमवार को 3 स्टील बेचा गया, मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 2, शुक्रवार को 7, शनिवार को 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पिक्टोग्राफ को देखकर निष्कर्ष निकालना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक दुकानदार के द्वारा विभिन्न दिनों में बेचे गए गेंदों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। यानी जो एक गेंद है ये
एक जो गेंद है वो 2 गेंद के बराबर है, यानी पिक्टोग्राफ को देखकर आपको फिगर दे दिया जाएगा और आपको उसमें से निष्कर्ष निकालना होगा। तो फिर वो कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक दुकानदार के द्वारा विभिन्न दिनों में बेचे गए गेंदों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। जो एक गेंद है वो 2 गेंद के बराबर है, ठीक है, यानी जो एक गेंद है 2 गेंद के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, यानी यहाँ हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गेंद है, लेकिन यहाँ पे क्या वो बोला है कि जो एक गेंद है वो 2 गेंद के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12। यानी वो सोमवार को विभिन्न जो गेंद बेचे, यानी जो गेंदों की संख्या बेची गई वो कितनी है, 12। उसी प्रकार मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उसने 8, तो हम 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। उसी प्रकार बुधवार को कितना गेंद बेचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 3 6 7, यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 1, यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सोमवार को 12, मंगलवार को 16, बुधवार को 22, गुरुवार को 6, शुक्रवार को 14, शनिवार को 20। तो आप यहाँ बता सकते हो कि किस दिन बेची गए गेंदों की संख्या अधिकतम है। तो जस्ट हमने देखा कि जो आपका ये वाला है दिन, जो बुधवार है, आप यहाँ देख सकते हो कितना है आपका 3 3 6 3 9, ठीक है, और 2 11। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये 11, यानी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि बुधवार को कुल जो गेंद बेची गई उनमें 22, यानी सबसे ज्यादा इस दिन ज्यादा बिक्री हो रही होगी, यानी इस दिन लोग ज्यादा जा रहे होंगे, बच्चे ज्यादा जा रहे होंगे, तो इसलिए ज्यादा बिक्री हो गई, सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सबसे कम, तो उसके बाद आप देख सकते हो शनिवार को 10, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को आपका यहाँ पे 3 6 8 बेचा गया, ठीक है। उसी प्रकार शुक्रवार को यहाँ पे 7 बेचा गया, यानी 7 यानी 14। उसके बाद यहाँ और सबसे कम दिन जो बेचा गया वो गुरुवार को, यानी उस दिन बहुत ही उनका बड़ा नुकसान हुआ, केवल और केवल 6 गेंद ही उनका बिक पाया, ठीक है। तो होता रहता है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ आप बता सकते हो, देखिए किस दिन बेची गई गेंदों की संख्या अधिकतम है, शनिवार को कितने गेंद बेची गई, तो शनिवार को जो गेंद बेची गई यहाँ पे आपका 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 20 बेची गई। दुकानदार द्वारा कुल कितना गेंद बेचा गया, मतलब कुल कितना, मतलब तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद किस दिन सबसे कम बिक्री हुई, तो बेचारा गुरुवार के दिन उसका बहुत ही कम बिक्री हुआ, केवल और केवल 6 गेंद ही बेचे गए, ठीक है। और यदि एक गेंद 3 रुपए में बेचा गया तो बुधवार को कुल कितने रुपए, यदि एक गेंद 3 रुपए में बेचा गया तो बुधवार को कुल कितने रुपए की बिक्री। तो फ्रेंड्स ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हमें जैसे मालूम है कि एक गेंद जो है वो 2 के बराबर है, यानी जो आपका एक गेंद है वो 2 के बराबर, लेकिन वो जो एक ही गेंद है वो 3 रुपए में बेचता है, ठीक है। पहले तो 2 रुपए था ही, उसके बाद उसने क्या किया, 3 रुपए का बेच दिया, ठीक है। जब 3 रुपए का बेच दिया तो क्या, तो आप हमारा पहले ही क्या था, तो हमारा जो पहले था वो कितना था, यहाँ पे 22 था, ठीक है, यानी हम 11 का 2 में मल्टीप्लाई किए थे तो 22 था। अब उसने 22 गेंदों का उसने मतलब कि 3 रुपए में बेच दिया, तो हम 22 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और 6, तो यहाँ पे आपका 66 आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि जो एक गेंद है पहले ही 2 गेंद के बराबर है, तो उसने जब बुधवार को क्या किया, वो एक गेंद तो 2 गेंद के बराबर है ही, लेकिन उसने और 3 रुपए ऐड कर दिए, तो इस तरीके से उसने मतलब 22 रुपए था और 3 रुपया उसमें ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 रुपए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि उपरोक्त चित्र रेखा को देखकर प्रश्नों का उत्तर निम्नवत होगा। बुधवार को इतना 20 गेंद, 90 गेंद, गुरुवार को इतना 66 रुपए की,
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ बात ये आती है कि यदि एक गेंद 3 रुपए में बेचा गया, तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ एक गेंद 3 रुपए में बेचा गया, तो क्योंकि यहाँ सबसे पहले ऊपर ही बता दिया जो एक गेंद है वो 2 गेंद के बराबर है, तो यहाँ पे आपका 33 आंसर नहीं आएगा, ठीक है, 66 आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी से पिक्टोग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आंकड़ों का बार ग्राफ द्वारा निरूपण, यानी अभी हमने डिस्कस किया अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, पिक्टोग्राफ। अब हम बात करते हैं आंकड़ों का बार ग्राफ द्वारा निरूपण। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहले आपने आंकड़ों का चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शन करना सीखा, यानी पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करना सीखा। आप देखते हैं कि आंकड़ों का इस प्रकार प्रदर्शन करने में अधिक समय भी लगता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम अगर फिगर भी बनाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता है और आकर्षक चित्र बनाना भी कठिन कार्य है। अतः प्रत्येक चित्रों के स्थान पर दंडारेख या बार ग्राफ द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन करना अधिक सरल है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ, ठीक है। और दंड रेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है, और इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या मान को निरूपित करती है, और आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आरेख या दंड आलेख कहलाता है। और नीचे दिए गए आंकड़ों को, जैसे कि यहाँ आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़े 6 प्रशिक्षुओं द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों की दर्शाती है। तो आपको इसको बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है, यानी बार ग्राफ द्वारा आंकड़ों को बार ग्राफ, अभी हमने आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा देखा, तो अब आंकड़ों को आपको बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो नीचे दिए गए आंकड़े 6 प्रशिक्षु हैं और द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए, यानी 600 पूर्णांक है, और इसमें से देखिए जो प्राप्त किए हैं, अमिता ने 600 में से 450, दीप्ति ने 600 में से 300, रवि ने 400, राकेश ने 350, अजय ने 500 और अमन ने 550। यानी जो आपका पैमाना होगा वो 1 सेंटीमीटर यानी 100 अंक के बराबर होगा, यानी हर एक समान, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो आपका यहाँ दूरी होगा 1 सेंटीमीटर और 100 अंक का अंतर होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो रहेगा इस तरीके से, ठीक है, आप इस फिगर के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और 600 पूर्णांक है, तो हम यहाँ जो दूरी रखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब अमिता ने कितना पाया, तो अमिता ने जो पाया था वो 450 पाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ 400 है, ठीक है, हमारा यहाँ 400 है, तो हम सीधे इस पे नहीं लाएंगे, ठीक है, यहाँ लाएंगे, यानी 450 इसके आधे में, ठीक, यानी 450 अधिक है तो इसके आधे में जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें जो दीप्ति, तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर हम फिगर की बात करें तो जो दीप्ति अंक पाई थी वो कितनी, तो 300 पाई थी, तो हमारा इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और जो रवि था, तो रवि जो पाया था नंबर, वो पाया था आपका 400, ठीक है, और जो राकेश पाया था वो पाया था 350। अगर हम बात करें अजय की, तो अजय ने जो पाया था वो पाया था 500, और जो अमर ने पाया था वो पाया था आपका 550। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है, यानी प्रशिक्षु कितने प्राप्तांक में से, कितने पूर्णांक में से कितने प्राप्त किए, तो इसके चार्ट के जो आपका बार ग्राफ है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। तो इसके थ्रू बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कितने कुल नंबर प्राप्त किए। यानी ध्यान दीजिए कि आंकड़ों में प्रशिक्षुओं को ऊर्ध्वाधर अक्ष और प्राप्त प्राप्तांकों को, यानी जो आपका 36, ठीक है, यानी जो आपका आपने कॉलम और रो पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में होता है कॉलम और रो। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिए कि आंकड़ों को प्रशिक्षुओं को ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी जो आपका इस तरीके से होता है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है जो इस तरीके से होता है, और जो प्राप्तांक यानी जो इस तरीके से होता है उसे हम क्षैतिज अक्ष में भी अंकित करके दंड रेखा निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये हमने समझ लिया, यानी दंड आरेखों को पढ़ना। दंड आरेख क्या है,
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि निम्नांकित दंड आरेख वर्ष 2008 और 12 में सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा दर्शाता है, यानी पैमाना जो 1 सेंटीमीटर की दूरी और 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, 5000 टन। यानी अब आप यहाँ देख सकते हो ये आपका इस तरीके से, यानी यहाँ की निम्नांकित दंड आरेख 2008 से 2012 में सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा, यानी जो सरकार है उन्होंने 2008 से 2012 तक कितनी गेहूं खरीदी है, इस पे आपको बार ग्राफ द्वारा या दंड आरेख के द्वारा आप सभी को समझाना है। ठीक है, तो आप यहाँ 2008, 2009, यहाँ 36, 2010, 2011, 2012। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक, इसके बाद यहाँ जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, ये आपको फिगर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं। ठीक है, तब देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका पूरा फिगर बन गया। ठीक है, ये 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और यहाँ पे आपका 1-1 सेंटीमीटर और जो टन है यहाँ 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30। तो जो आपका दूरी होनी चाहिए, अंतर होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। आप देख सकते हो यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हम साइड में करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 2008 है। अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस तरीके से फिगर दे देगा और यहाँ 2008 में जो गेहूं की खरीद है सरकार के द्वारा वो इतना है। ठीक है, 15। उसके बाद अगर हम बात करें 15,000 यानी टन, 15,000 टन। अगर हम बात करें यहाँ 2009 में, तो यहाँ पे आपका 20,000 टन हो जाएगा, यानी 2009 में 20,000 टन गेहूं खरीदा गया है। वही बात करें अगर 2010 में, तो 2010 में 25,000 टन खरीदा गया है। अगर वही बात करें हम 2011 में, तो 2011 में 30,000 टन खरीदा गया है सबसे ज्यादा। और अगर वही बात करें 2012 में, तो 2012 में केवल और केवल आपका यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो। ठीक है, जो आपका अंतर है यहाँ से अगर हम मिलाएं इसको, तो फ्रेंड्स देखते हैं ये मिलता है नहीं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, यानी आपका यहाँ पे 22 तक होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अभी तो हमने बस चित्र के थ्रू देखा है कि हाँ इतना है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, उपयुक्त दंड आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला आपका प्रश्न है कि किस वर्ष की गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई है और कितनी। तो देख सकते हो कि जो अधिकतम मात्रा है वो 2011 में 30,000 टन खरीदी गई है। कब और कितनी खरीदी गई है, तो 2011 में सबसे अधिक 30,000 टन खरीदी गई है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है, यानी कम मात्रा खरीदी गई है। तो देखिए गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम मात्रा, तो आपका यहाँ पे 2008 यानी 15,000 टन ही खरीदा गया है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि वर्ष 2012 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है। तो गेहूं की मात्रा जो खरीदी गई है आप यहाँ देख सकते हो 20 के थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 20, 21, 22 तक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20,000 टन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो मिस्टेक क्या है, क्योंकि 20,000 टन तो यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ यही आना चाहिए था। ठीक है, इक्वल आपको नहीं दिख रहा होगा, सेम एक जैसे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। तो फ्रेंड चलिए कोई नहीं, इसमें प्रिंटिंग में गलती हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इसको भी 20 मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2012 में जो गेहूं का जो टन यानी सरकार की तरफ से खरीदा गया वो 20,000 टन ही खरीदा गया है। तो फ्रेंड देखिए, आपको दंड आरेख दे दिया जाएगा और आपको इससे भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको आंसर कर देना है। तो ये भी बहुत ईजी है, आप आसानी के साथ कर सकते हो।
ठीक है। तो इस प्रकार दंड आरेख को देखकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप यहाँ से वृत्त आरेख या पाइग्राफ निरूपण आ गया है, तो फ्रेंड्स हम इसको अब कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। और भी जितने भी जैसे कि मूल्यांकन भी कुछ होंगे तो उसको भी बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि विभिन्न वर्ष में एक संस्थान में प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। यानी आपको उपरोक्त सारणी में से एक संकेत यानी आपको यहाँ फिगर भी दे दिया गया है और 100 प्रशिक्षुओं को लेकर चित्र आरेख यानी आपको पिक्टोग्राफ इस पे बनाना है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2010 में कुल प्रशिक्षुओं को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। इसे ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि वर्ष 2008 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं। तो ये आपको संकेत यानी जो आपका ये संकेत बना है इस जो भी है वो काउंट करके बताना हो। तो हम जो शेष रह जाते हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि अजय के विभिन्न विषयों का प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये फिगर दे दिया है और इसको आंकड़ों यानी बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, यानी इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है आपका यहाँ बार ग्राफ होता है। तो ये आपको बार ग्राफ होता है अगर ये चित्र दे दिया गया होगा, यानी दंड आरेख को देखकर आपको चित्र बताना होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बहुत ही अच्छे से आपके प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।